So, a very good evening to all, right? And welcome to the class. क्या करने वाले हैं हम लोग बेसिकली सो इन लास्ट क्लास आल्सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स राइट सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लासेस में भी सो टुडे आल्सो वी आर गोइंग टू सी द सेम थिंग वन क्विक नोटिस फॉर ऑल ऑफ यू इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट इज 30 नवंबर लास्ट डेट है सभी का फॉर्म फिल करने का तो प्लीज इसको सभी लोग ध्यान से जिस बच्चे ने भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है ठीक है जेई मेंस के लिए वो लोग प्लीज फॉर्म को फिल कर दो ठीक है 30 नवंबर जो है तुम लोग का लास्ट डेट है तो प्लीज लास्ट डेट से पहले ही तुम लोग सभी इसको फिल करके रखो ठीक है चलो तो कल हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग कर रहे थे तुम लोगों को मैंने कुछ नेम भी दिए थे करने के लिए ठीक है तो आई होप सबने ट्राई किया होगा आज भी कुछ नेम कर लेते हैं 5-6 नेमिंग एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द आइसोमेरिज्म ठीक है फिर हमारे चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा बिकॉज वी ऑलरेडी कवर ऑल द थ्योरीज सीएफटी वीबीटी इन डिटेल वे इंट्रोडक्शन क्लास भी हो चुका है एंड नेमिंग हम लोग लास्ट क्लास से कर ही रहे हैं नेमिंग ठीक है सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ नेमिंग एंड देन इन लास्ट वी आर गोइंग टू सी आइसोमेरिज्म ठीक है तो चलो कुछ नेमिंग बताता हूँ और जो आप सबको नाम बताते रहना है फटाफट जल्दी से सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है और जिसको समझ नहीं आए वो पूछ सकता है दोबारा राइट सो दे कैन आस्क अगेन एंड अगेन नो इशू सो वी हैव द वेरी सिंपल नेम दैट इज K2 and this is nothing but PT K2 this is PT Cl6 right so you have to name the complex क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स का नाम आपको नाम लिखना है सबसे पहले मैंने क्या बताया था जब भी इस तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें बाहर एक्टिव मेटल भी दिख रहा हो राइट एक्टिव मेटल लाइक K2 वी हैव राइट सो इन सच काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पहले आप इसको तोड़ो दैट इज दिस विल बिकम 2K प्लस हाँ and this is PtCl6 राइट इसको दोबारा इरेज करने दो दिस इज PtCl6 और ये 2K प्लस हो गया ठीक है यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा जल्दी बोलो 2K या 4 तो 2 तो -2 यहाँ पे -2 का चार्ज आ गया क्लियर है सो नाउ अब आपको इसका नेमिंग करना है कैसे नेमिंग करोगे बताओ फटाफट सो वी हैव एक्टिव मेटल सबसे पहले किसका नाम लिखते थे एक्टिव मेटल दैट इज द नेम ऑफ द एक्टिव मेटल तो सबसे पहले एक्टिव मेटल का नाम लिखो दैट इज पोटेशियम तो सबसे पहले क्या आएगा पोटेशियम दैट इज पोटेशियम डन देन क्या आता था आफ्टर number of ligand so here we have a 6 ligand so that is potassium and then hexa so that is potassium hexa एंड उसके बाद क्या आएगा क्लोरो तो पोटेशियम हेक्सा क्लोरो समवन कई लोग इसको क्लोरो बोलते हैं और क्लोरीडो भी बोल सकते हो तुम्हारी मर्जी है ठीक है कि तुम लोग क्लोरो बोल रहे हो या क्लोरीडो बोल रहे हो बोथ आर करेक्ट तो ये हो गया पोटेशियम हेक्सा क्लोरो ठीक है और क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे है नेगेटिव चार्ज राइट एंड वी नो दिस थिंग व्हेन एवर कॉम्प्लेक्स हैविंग नेगेटिव चार्ज देन मेटल नेम शुड एंड विथ 8 right -ate it must add with 8 right so this will become potassium hexachloro and platinum become platinate right platinum become platinate so this will become platinate clear hai so this is the correct name that is a potassium hexachloro or chlorido platinate जल्दी से बताओ किसी को भी डाउट हो इसमें तो anyone having any kind of doubt in the naming no क्लियर है नेमिंग सबको चलो सो द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज CONH3 6 and here we have Cl3 name the complex बेटा बताओ here we do not have any active metal यहाँ कोई एक्टिव मेटल तो नहीं है बाहर
नहीं है। तो सीधा कहाँ से स्टार्ट करोगे? दैट इज द नंबर ऑफ लीगेंड. सो हियर वी हैव अ हेक्सा, राइट? सो वी हैव अ हेक्सा, हेक्सा amine, right? So we have a hexaamine, ठीक है? Hexaamine, and next that is metal name cobalt. Hexaamine cobalt. What is the oxidation? Oh, here also we didn't write the oxidation state. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना जरूरी है बेटा, यहाँ पे हमने नहीं लिख पाए थे, भूल गए थे, इसको दोबारा देख लो। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा इसका? सो पीटी का हो गया एक्स, सीएल का हो गया -6 इज इक्वल टू टोटल चार्ज है -2, सो एक्स इज कम्स आउट टू बी 4। तो रोमन में लिखना है सबको 4। यहाँ पे क्या आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट सीओ का? तो वी हैव एक्स, NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 0, और क्लोरीन का हो गया -3 इज इक्वल टू 0, सो एक्स कम्स आउट टू बी 3। सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3। सो ये हो गया हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। अब बाहर क्या है? क्लोराइड। तो सिंपल सा लिख दो, तो क्लोराइड। जब भी ये क्लोराइड अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर होता तो देन दे आर नोन एज क्लोरिडो, और वी से क्लोरो। बट जब ये बाहर है कॉम्प्लेक्स के, तो आप इसको नॉर्मली क्लोराइड लिख सकते हो, ठीक है? तो हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड इज द करेक्ट नेम। नाउ अब चलो थोड़ा नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट वी हैव क्रोमियम, H2O, Cl4, and this is Cl, right? So CrH2O4, and we have Cl4, and outside also we have one Cl. So नाम लिखना है इसका फटाफट. What is the correct IUPAC naming for this complex? So here we have no active metal, so उसको तो भूल जाओ. Here we have a two ligand. One is water and another is a Cl. So water is known as aqua, and Cl is known as chlorido or chloro. So out of aqua and chlorido, if you are maintaining the alphabetical order, which will come first? Definitely aqua. A से start हो रहा है. Aqua will come first, right? So start with the aqua. So that is, we have tetra. Yeah, this is tetra aqua, right? That is tetra aqua, right? Next, tetra aqua के बाद क्या है? It must be not, it should be 2 only, Cl2 only, right? Not Cl4. फिर तो ज्यादा हो गया ना, 8 थोड़ी होगा, ऑक्टाहाइड्रोली तो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो Cl2 होगा ये, ठीक है? नॉट Cl4, ध्यान से करेक्शन है बेटा. So this is tetra aqua, and this is dichlorido. Dichlorido. So tetra aqua dichlorido, and next is chromium. That is chromium. So tetra aqua dichlorido chromium. क्रोमियम. ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितना आएगा भाई जल्दी इसका, क्रोमियम का? सो क्रोमियम को एक्स ले लो, H2O पे तो 0 चार्ज होता है, Cl2 पे -2 हुआ, एक -1 क्लोरीन और है, तो 3 होना चाहिए, ठीक है? तो कितना आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट? 3, ठीक है? तो टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम 3, और ये हो गया क्लोराइड, दैट इज क्लोराइड. डन. तो इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं, दैट इज टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड. सो दिस इज द करेक्ट नेम. डन. सो ये बन गया भाई आपका पूरा कॉम्प्लेक्स का करेक्ट नेम, दैट इज टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड. तो ये हमारा सही नेमिंग होता है. चलो नेक्स्ट देखें एक और. नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट में आपको दे रखा है किसी ने Na3, that is Na3. This is FeCN5NO, right? So you have to name this complex Na3FeCN5NO. So here in this case we have active metal, right? So we have active metal. सबसे पहले तोड़ो इसको, कैसे टूटेगा वाटर में?
So this will become Na plus, that is 3Na plus. And इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आएगा फिर? Fe, दिस इज Cn 5No, एंड इस पे आ गया -3 का चार्ज। ठीक है, +3 है ना उस पे, तो -3 का चार्ज इस पे आ गया। नो, अब क्या होने वाला है, नाम लिखना है। सो एक्टिव मेटल है, तो स्टार्ट होगा सोडियम से। सो दैट इज सोडियम, सोडियम। द नेक्स्ट इज we have a two ligand, one is cyanido and another is नाइट्रोसिल। ठीक है, एक को बोलते हैं साइनिडो, एक को बोलते हैं नाइट्रोसिल। सो ऑब्वियसली अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन करना है, तो साइनिडो कम फर्स्ट। सो वी हैव अ पेंटा, राइट, पेंटा साइनिडो, और भी से साइनो भी बोल सकते हैं। सो वी हैव अ पेंटा सोडियम, देन वी हैव पेंटा साइनो। ठीक है, सो सोडियम, देन कम पेंटा साइनो, फिर नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। ठीक है, एनओ के लिए क्या लगाया है? नाइट्रोसिल। सो सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल। और यहाँ पे एफी क्या नाम, क्या आ जाएगा मेटल का नाम बेटा? फेरेट, फेरेट, फेरेट। फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। ठीक है, 8 क्यों लगाया है, बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो मेटल के नाम के साथ हमेशा 8 लगेगा। ठीक है, तो ये हम बहुत बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये 8 का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है बार बार। क्लियर है ना? तो इस पे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो दिस इज सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट, तो ये फेरेट हो गया। अब बात आता है ऑक्सीडेशन नंबर का, कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आने वाला है, ये बताओ आप। तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आएगा, खुद सोचो। Fe है, Cn5 है, NO है, और आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है Fe का। तो Fe को x मानते हैं, साइनो में पता है 5, 5 हो गया। ठीक है, एंड NO पे होता है, NO पे कितना होगा जल्दी बताओ? NO पे होगा +1 और -1, बस ये बता दो। यस बेटा, दैट इज +1। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू -3। सो ये x कितना आ गया? -5 एंड 4, 4, नो 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 नो, टोटल 3 चार्ज है ना, -5। यहाँ पे हमारे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आ जाएगा? NO। सो यहाँ पे देखो, दोबारा कैलकुलेट करते हैं। x हो गया, साइनो 5 है। ठीक है, तो ये तो -5 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो, ये NO जो है, NO पे क्या होता है बेटा? NO जो है एक तरह का, जो हमने बताया था कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कुछ भी है ही नहीं, NO पे है ना न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो ये 0 हो गया, इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू -3 +5 विच कम्स आउट टू बी 2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगा। ठीक है, ये 0 था बेटा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल NO। ठीक है, तो ये 0, तो टोटल कितना आ गया? 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना लग गया? 2। तो नाम क्या हुआ? सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट 2। क्लियर है? अब बताओ भाई, एक दो नेम और करेंगे बस, उसके बाद से फिर अपना स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। सो अगला नाम है आप लोगों का फिफ्थ, दैट इज अ वेरी कॉमन नेम, NiCl4-2। बहुत सिंपल नेम है, बट बहुत बार देखने को मिलता है, इसकी हमने ज्योमेट्री वगैरह सब कुछ निकाली थी वीवीटी सीएफटी में। तो जल्दी से बताओ, NiCl4-2 क्या नाम होगा इसका? कोई एक्टिव मेटल नहीं है, सिर्फ लिगेंड्स है। सो वी हैव अ टेट्रा क्लोरो। ठीक है, सो टेट्रा क्लोरो, और माइनस है तो निकलेट हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? निकलेट। डन। तो टेट्रा क्लोरो निकलेट, और ये क्या हो गया? 2 आयन। क्लियर है? तो क्या नाम हो गया भाई, बताओ एक बार। तो नाम हो गया है टेट्रा क्लोरो निकलेट सेकेंड आयन। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर नेम हो गया, टेट्रा क्लोरो निकलेट 2 आयन। सो दिस इज द करेक्ट नेम। सो आई होप बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी तुम लोगों को यहाँ तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और लास्ट नेमिंग है जिसमें
आयन क्या यूज कब करते हैं उसको भी बता देता हूं मैं. सो द नेक्स्ट नेमिंग इज दैट इज वी हैव Ru, and here we have NH3 5 times. We have a Cl and they having +2. कॉम्प्लेक्स पे +2 है. तो नेगेटिव है कॉम्प्लेक्स पे तो मेटल के साथ 8 आएगा. बता दिया. पॉजिटिव है तो क्या करना है देख. सबसे पहले here we have two ligands. One is ammonia and one is beta chloride. So लिखो फटाफट. So we have a पेंटामाइन. डबल एम लगाना है. ए वही होता है जो पेंटा का ए है और अमाइन का ए है, एक ही काउंट करते हैं. सो वी हैव अ पेंटा अमाइन. और फिर क्या आ जाएगा. क्लोरो. सो वी हैव अ क्लोरो. सो पेंटा अमाइन क्लोरो एंड दिस इज यूथेनियम. कुछ भी चेंज नहीं हुआ नाम में. यूथेनियम ही बोलते हैं. वही रहा. ठीक है. सो सॉरी. यूथेनियम ना. आर मिसिंग है. ल्यूथेनियम. बेटा मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है. इसका नाम लिख रहा हूँ दोबारा, ध्यान से समझना. ल्यूथेनियम. ल्यूथेनियम. ठीक है. तो पेंटामाइन क्लोरो ल्यूथेनियम. ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ. तो एक्स ले लिया. NH3 तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. Cl-1 है, ये 2 है. तो उधर जाके +1 और हो गया, तो ये हो गया 3. तो ल्यूथेनियम ऑक्सीडेशन स्टेट 3. ठीक है जी. रुथेनियम ऑक्सीडेशन स्टेट 3. और जब भी कोई पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो तो उसके नाम के लास्ट में आयन लगाते हैं. क्या लगाते हैं. आयन. हमेशा याद रखना. तो नाम हो गया पेंटामाइन क्लोरो ल्यूथेनियम 3 आयन. ठीक है. सो पेंटामाइन क्लोरो ल्यूथेनियम 3 आयन इसका नेम हो गया. और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. सो क्लियर है. आई होप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डाउट नहीं है किसी को भी. सबको समझ आ गया. क्योंकि रूल एंड ऑल दिस थिंग वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास. और हमने कुछ प्रैक्टिस भी किया था और आज भी हम लोगों ने कुछ नेमिंग की प्रैक्टिस कर ली. सो आई होप अब तुम लोगों को नेमिंग वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते हुए. जल्दी से एक बार कंफर्म कर दो. अगर किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो मेरे से फटाफट. अदरवाइज फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट. एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट फटाफट पूछ लो एक बार. किसी को कोई भी डाउट है अभी तक. नहीं है तो भी बता दो. है तो बताओ. क्लियर है. चलो. सो स्टार्ट करते हैं अपना आइसोमेरिज्म. So basically, what is isomerism in complexes, right? So compound which have the same molecular formula. We all know the definition of isomerism from our 11th class as well, right? कि isomerism होते क्या है basically? So the compound which have the same molecular formula but differ in their properties, right? Due to the difference in structures are called isomers. तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है isomers की definition. तो isomer की definition आप सबको याद होनी चाहिए कि what is isomers. So compound which have the same molecular formula but different in their properties due to differences in structure are called isomer. Now, the phenomena of exhibiting different structures is called as isomerism. Isomerism, right? And isomerism is commonly considered to be the characteristics of only organic compound, but it is also found all through in inorganic substances. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि हम पढ़ रहे हैं अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें भी थोड़ा सा आइसोमेरिज्म का रोल है, तो उसको हम लोग कवर करने वाले हैं. ठीक है. चलो देखते हैं. तो आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके का आइसोमेरिज्म हम लोगों को इस चैप्टर में कवर करना है. पहला आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. ठीक है. और जो नेक्स्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई ये स्ट्रक्चरल हो गया, वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाएगा. तो इन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वी हैव अ 5 types of isomerism in structural. In stereo also we have a 2 type of isomerism like ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है. तो पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को समझते हैं, फिर धीरे धीरे आगे चलेंगे. तो क्या है ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. नाम से ही बहुत कुछ पता लग रहा है.
क्या पता लग रहा है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी इट इज अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन द टाइप ऑफ केमिकल लिंकेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड विद एन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, यानी ये क्या बोल रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कि भाई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जब अराइज होगा इन द टाइप ऑफ किस तरीके से केमिकल लिंकेज और डिस्ट्रीब्यूशन है लिगेंड का विद इन एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर किस तरीके से है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर किस तरीके से लिंकेज है इसका मेटल के साथ लिगेंड का, उसी से अलग अलग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारे पास आने वाले हैं। तो जो पहला आइसोमेरिज्म है जिसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है आयोनाइजेशन आइसोमर्स। क्या है वो? आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो क्या होते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स, किस तरीके से डिफाइन करोगे? तो बेसिकली द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ ग्रुप और आयन बिटवीन द कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर एंड द आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, यानी आयोनाइजेशन आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा? द टाइप ऑफ आइसोमर विच इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ ग्रुप, या तो ग्रुप का एक्सचेंज हो जाए या आयन बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास किसी ने दे रखा है, फॉर एग्जांपल लिखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल यहाँ ऑलरेडी दे रखे हैं, इन्हीं में से एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले मैं दो चीजें क्लियर करूं तुम्हें, एक हो गया CO और ये रहा हमारे पास NH3 4 Br2, राइट। अब देखो किसको क्या क्या बोलते हैं वो जरा ध्यान से समझना। मैं बोल रहा हूं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर। इस पूरे को क्या बोलते हैं? इस पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर एंड दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर। भाई ऐसा क्यों भाई? एक को आयोनाइजेशन स्फीयर क्यों बोल रहे हैं, दूसरे को कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर क्यों बोल रहे हैं? तो रीजन है। तो आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो बाहर होते हैं ना बेस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, वो इजिली वाटर में आयनिजेबल होते हैं, टूट सकते हैं। बट जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स होता है, ये कभी भी वाटर के अंदर जाके टूटता नहीं है, दे नेवर डिसोसिएट। ठीक है, कभी ब्रेक नहीं होते आयंस में, तो इसीलिए दे आर कॉल्ड नॉन आयनिजेबल ऑल्सो, और बाहर वाले को बोलते हैं आयनिजेबल। तो देखो, तो ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें कहाँ चेंज हो, कहाँ एक्सचेंज हो बिटवीन आयनिजेबल एंड नॉन आयनिजेबल। जैसे यहाँ पे एक आयन दिख रहा है Br2 का और एक बाहर आयन दिख रहा है SO4 का। तो अगर ये आपस में एक्सचेंज हो जाए मतलब इसका आइसोमर क्या कहलाएगा? इसका आइसोमर हो जाएगा ये। अगर मैं बोलूं ऐसे लिख लो बेटा कि ये CO है, ये NH3 है, ये 4 है, अंदर SO4 ले आओ, बाहर Br2 को कर दो। तो इस तरीके का आइसोमेरिज्म देखो, सब कुछ सेम है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, सब कुछ सेम है। अभी तक यहाँ तक के लिए सब कुछ सेम दिख रहा है कि भाई केमिकल फॉर्मूला भी सेम ही है, लेकिन आयंस का फर्क आ गया। पहले वाले में SO4 के आयंस मिलेंगे, दूसरे वाले में Br2 के आयंस मिलेंगे, तो इसे तो पूरी प्रॉपर्टी बदल गई ना, है ना। तो इस तरीके का आयन आइसोमर जिसमें कि आयंस या ग्रुप का एक्सचेंज होता है, किसके बीच एक्सचेंज होगा? बिटवीन कोऑर्डिनेट स्फीयर एंड द आयनाइजेशन स्फीयर, उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर। क्या बोलते हैं बेटा? आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो याद रखना है, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमर्स। क्लियर है सबको? समझ आ गया किसको हम बोल रहे हैं आयोनाइजेशन आइसोमर? एवरीवन। दूसरा देखो एग्जांपल, जैसे कि मान लो हमारे पास दिया किसी ने PT प्लैटिनम NH3 4 Cl2 Br2। तो आयनाइजेशन आयनाइजेबल पार्ट कौन सा है इसमें? Br2 है। और नॉन आयनाइजेबल पार्ट कौन है? ये पूरा कॉम्प्लेक्स। बाद में देखो चेंज कर दिया, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो Br2 अंदर चला गया। अब कौन है आयनाइजेबल पार्ट? Cl2। यानी अब Cl2 के आयंस मिल सकते हैं, Br2 के नहीं। पहले केस में Br2 के आयंस मिल रहे थे, Cl2 के नहीं। तो इस तरीके का आइसोमेरिज्म जहाँ पे आयंस और ग्रुप का एक्सचेंज होता है बिटवीन द कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर एंड द आयोनाइजेशन स्फीयर आर कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमर्स। लास्ट एग्जांपल भी देख लो, तो थर्ड है, क्या किया है उसमें? CONH3 4NO3 ट्वाइस और SO4 है। तो कुछ मत करो, SO4 को एक अंदर ले आओ और NO3 ट्वाइस को बाहर ले गए। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आर नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमर।
ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, द नेक्स्ट इज कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट इज अ हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो अब ये हाइड्रेट का मतलब क्या है, नाम से पता लग रहा है समथिंग कुछ कुछ वाटर से लेना लेना जोना होगा इसका, तभी इसका नाम रखे हाइड्रेट आइसोमर, है ना। तो हाइड्रेट आइसोमर को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो बेटा कि the water molecule may be associated with the metal ions or may be appear in the lattice position without being closely associated with the metallic ion. ठीक है, यानी the complex which differ in respect to the number of water molecule attached to the metal ion are called hydrate isomerism. ठीक है, मतलब भाई अब जो अंदर का कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, उसमें कितने, राइट, उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं अंदर जो डायरेक्टली अटैच्ड है मेटल के साथ, उसमें अगर कोई चेंज आता है तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जैसे कि मान लो हमारे पास CrH2O6 और Cl3 है, इसके 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं बेटा, तो हमारे पास 6H2O है, 3Cl है। हो सकता है कि भाई आपके पास एक ऐसे देखने को मिले कि ये Cr है, ये H2O है। पहले केस में, पहले केस में मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे टोटल H2O 6 हो गए। ठीक है, तो टोटल 6H2O ले लो, तो 6H2O ले लो यहाँ, और तीनों Cl को बाहर रख लिया, तो एक ये हो गया। दूसरा, हम ऐसे भी तो लिख सकते थे कि Cr H2O को 5 कर दिया, एक Cl को अंदर ले आए, और एक Cl2 तो है ही, एक H2O को बाहर ले गए। एक और क्या पॉसिबिलिटी है, Cr H2O को 4 कर देते हैं, Cl को 2 कर देते हैं। अब यहाँ Cl और H2O कितना हो गया, 2। अब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, अब क्या पॉसिबिलिटी है, अब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं इसके अलावा। सो टोटल वी हैव अ 3 पॉसिबिलिटी इन दिस। अब नेक्स्ट ये बोल रहे हो क्या कि H2O को 3 कर दें और 3H2O को बाहर, और फिर तीनों Cl अंदर आ जाएगा? नहीं बेटा, एक ना एक तो आपका देखो Cl3 रहेगा या Cl2 या Cl, बिना एक भी ऐसे नहीं रह सकता ना। तो these complexes differ from one another with respect to the number of water molecules acting as a ligand, है ना, and they also differ in their number of primary valencies, right? So this is how you can actually know, identify the hydrate isomerism. So whenever someone asks, what do you mean by this term hydrate isomerism? Always remember this thing. Hydrate isomerism means something which is related to water, right? So if the more number of water molecule are combined, for example, in the first case, we have, 3 chlorine atom is outside the coordinating sphere. So we get the violet color. In the next, we have a 2 Cl2 molecule outside the coordinating sphere. We have a green, and then in the next one we have a dark green. So the type of isomerism which is arises basically due to the water molecule, ठीक है, is known as hydrate isomerism. क्लियर है सबको ये? तो ये नेक्स्ट ये वाला भी क्लियर था हम लोग का, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, दैट इज अ कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर के अंदर आयंस का चेंज करना है, एंड दिस वन इज अ हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नाउ let's move to the linkage, or sometimes they are also known as salt isomers. So what do you mean by this term, linkage or salt isomers? So basically, when a ligand has two different types of donor atom, right, but it is a monodentate only. For example, एक example से समझाता हूँ, if we have NO2, right, so in NO2 both N and O having tendency to donate their lone pair of electron, right, O also having tendency to donate electron, and N also having tendency to donate their electron, but at a time only one can donate. So such type of ligand are called ambident ligand. So in ligands को क्या बोलते हैं, इस टाइप के ligands को, these type of ligands are known as ambident ligand. So basically linkage or salt isomers when it arrives. So when a ligand has a two different types of donor atom, but it is a monodentate ligand, then this type of isomerism is exhibited. The ligand may get attached to the metal ion through either of the two donor atoms. For example, NO2 ligand, इन दिस लिगेंड द कोऑर्डिनेटिंग साइट्स आइदर NO2, इसको नाइट्रो लिगेंड्स बोलेंगे, और ऑक्सीजन थ्रू ONO, दैट इज अ नाइट्रीटो। तो जब भी NONO लगा होगा तो देयर आईपीसी नेमिंग क्या होगा, नाइट्रीटो, और जब भी O लगा होगा तो नाम क्या होगा, नाइट्रो। ठीक, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द लिंकेज आइसोमेरिज्म।
राइट. सो लेट मी गिव सम मोर एग्जांपल. तो एक एग्जांपल तो हो गया. लेट मी गिव द सेकंड एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल यही है जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है. गिव मी नेक्स्ट एग्जांपल. लाइक वी हैव CO, cobalt, and here we have a H2O, and this is Cn. Hmm. Cl2 we have, and the next is CO, H2O5. Here we have Nc, and this is Cl2. So these two are the example of linkage isomerism. ठीक है. तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए? लिंकेज आइसोमेरिज्म के. क्लियर हो गया ये चीज आप लोगों को कि लिंकेज आइसोमेरिज्म एग्जाम्पल क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पे जो लीगेंड है उनका लिंकेज किस तरीके से है मेटल्स के साथ. जो सेंट्रल मेटल है उसके साथ कौन सा एटम जुड़ा हुआ है, एन डोनेट कर रहा है कि ओ डोनेट कर रहा है. तो इस तरीके से हम लोग लिंकेज और सॉल्ट आइसोमर्स को डिफाइन करते हैं. चलो, नेक्स्ट आता है हम लोग का कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म कोऑर्डिनेशन आइसोमर? So basically, these type of isomerism is exhibited when the complex has two when the complex has two complex ions in it, that is both cationic and anionic. So coordination isomers कब आएगा? बेसिकली ध्यान से समझिए, इसको तो हम देखते ही पहचान जाओगे. दो दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना के दे रखा होगा. तो these type of isomerism is exhibited when the complex has a two complex ion in it, that is cationic and anionic. And these type of isomerism is caused by the interchange of ligands and metal ions between the two complex ion of the same complex. देखो एग्जांपल से समझते हैं. For example, if we have a CONH36 in one coordinating complex and second we have a chromium CN6. अब next में interchange कर दो. CN को इधर ले आओ, NH3 को इधर ले आओ. तो ये क्या हो गया? CO. या आप मेटल को ही चेंज कर देते, बात तो एक ही है. तो वी हैव अ CrNH36 एंड वी हैव अ COCN6. सो दिस टाइप ऑफ जहाँ पे इस तरीके का चेंज हो उसको कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बोलते हैं. जहाँ पे कटायनिक अनायनिक, right? So this type of isomerism is exhibited when the complex has a two complex ions in it, that is both cationic and anionic. And this type of isomerism is caused by the interchange of ligand. Ligand का interchange कर दिया और या फिर metals का between the two complex. ठीक है. यहाँ पे देखो अगेन कोबाल्ट के साथ NH3 है, क्रोमियम के साथ ऑक्सीलेटो है. क्रोमियम के साथ अमाइन कर दो और कोबाल्ट के साथ ऑक्सीलेटो कर दो. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कोऑर्डिनेशन आइसोमर. ठीक है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज द लीगेंड आइसोमर. कि भाई लीगेंड आइसोमर्स क्या होते हैं, बेसिकली कैसे आप डिफाइन करोगे लीगेंड आइसोमर्स को? So basically, ligand with like a C3H6NH2 twice have a two different structure. That is 1,3-diaminopropane and 1,2-diaminopropane. Right? Propyline diamine बोलते हैं. So those complexes which have the same molecular formula but different with respect to their ligands are called ligand isomer. तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ligand isomer. ठीक है. पर मतलब उनमें क्या है कि बाकी सब चीजें तो सेम है, केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबको सेम है, बट व्हेन द लीगेंड इटसेल्फ शो आइसोमेरिज्म, जब लीगेंड या आइसोमेरिज्म शो करने लग जाए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो 1,3-diaminopropane है, so those complexes which have the same molecular formula but different with respect to their ligands are called ligand isomer. For example, चलो देखते हैं. हमारे पास ये है FeH2O2 और CH3 CHNH2. यहाँ पे NH2 दो ग्रुप लगा हुआ है. यहाँ पे देखो NH2 का जगह बदल दिया, आपकी बार एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया. इसमें कहा था here we have a different thing, right? So जब भी इस तरीके का है, whenever such kind of ligand are there, then we say this is a ligand isomer. Let me explain with some another example as well. For example, if we have group like this, that is we have a chloro and here we have a one chloro group, right? So this is known as 1 2 3, that is 1,3 dichlorobenzene, right? 1,3 dichlorobenzene. And here also if we have chloro and chloro, that is a 1 2, that is 1,2 dichlorobenzene. So ध्यान से देखो, if I consider the first one. In this also, they having the same number of carbon atom, having the same number of hydrogen and chlorine. Two chlorine, six
carbon and rest hydrogen. In the second structure also we have the same thing, but their position is changed. So the type of isomerism which is arise due to change in the position of the ligand. Here chlorine is a ligand. So this type of isomerism is known as ligand isomerism. तो इस तरह के isomers को क्या बोलते हैं? That is called ligand isomerism. Done? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. सो व्हेन द लिगेंड इटसेल्फ अंडरगो अ आइसोमेरिज्म, देन दे आर नोन एज लिगेंड आइसोमेरिज्म. One more example, like if we have a CH2, here we have NH2, right? Also we have a CH2, CH2, here also we have NH2. Done? Now इसका कैसे हो जाएगा? सेम है सब कुछ. We have a CH3, CH, NH2, CH2, NH2. So these all are the example of the ligand isomerism. कि पोजीशन बदल गया ligand का, बाकी रेस्ट ऑल सेम है, बस पोजीशन बदला है ligand का. तो अगर इस तरीके से कोई isomerism अराइज होता है तो दे आर कॉल्ड ligand isomerism. Anyone having any kind of doubt? पूछो फटाफट, किसी को कोई भी डाउट हो इसमें तो जल्दी से, और क्लियर हो गया तो भी बताओ. राइट नाउ, now let's move to the stereoisomerism, right? कि what do you mean by this term stereoisomers? कि भाई stereoisomers हम किसको बोलते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे stereoisomers को. चलो फटाफट देखते हैं कि stereoisomerism क्या है अपना, एंड किस तरीके से हम stereoisomers को डिफाइन कर सकते हैं. So they have the same molecular formula, same constituents, they differ only with respect to the spatial orientation of the ligand in space around the metal ion. ठीक है, इनका केमिकल फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सेम होता है, बस डिफरेंस कहाँ आता है, तो इनका जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ आता है ड्यू टू द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ligand in the space around the metal ion. The two stereoisomer which are possible are the geometrical and optical. तो दो तरीके के पढ़ने हैं, एक बोलेंगे geometrical और दूसरे को बोलने वाले हैं optical. So दो टाइप के stereoisomers होते हैं बेसिकली, geometrical एंड ऑप्टिकल. ज्योमेट्रिकल को पढ़ते हैं पहले. तो ज्योमेट्रिकल फर्दर क्लासिफाई किया गया है सिस ट्रांस आइसोमर. तो कई लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को सिस ट्रांस आइसोमर्स के नाम से भी जानते हैं, तो याद रख लेना, दे आर आल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमर्स. क्लियर है? अब ये क्या होता है सिस ट्रांस आइसोमर, जरा इसको ध्यान से समझते हैं कि क्या कहानी है सिस ट्रांस आइसोमर्स की. So basically, the ligand occupy different position around the central metal ion, right? The ligand occupy the different position around the central metal ion. हाँ, when the two identical ligand, जैसे अभी मैं ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना. सबसे पहला ये हो गया कि स्पेशियल अरेंजमेंट, जिसके पास मतलब रोटेशन इनका ना हो सके, तो ये हो गया कार्बन कार्बन डबल. Now the ligand occupy the different position around the central metal. Now when the two identical ligands are coordinated, मान लो दो identical ligand coordinate कर रही है, हम मतलब जब हम ऑर्गेनिक पढ़ते थे तो वहां भी पढ़ते थे कि अगर यहाँ पे सेम सेम चीजें आ गई, जैसे यहाँ भी A, यहाँ भी A, here we have B, here we have B. So जब सेम ग्रुप एक साथ होते थे तो उसको क्या बोलते थे, सिर्फ. और जब इस तरीके का देखने को मिलता था, इस तरीके का कि भाई यहाँ ए है, दूसरा ए यहाँ, फिर बी यहाँ है तो दूसरा बी यहाँ है, तो जब ये अपोजिट में देखने को मिलते थे, देन दे आर नोन एज ट्रांस आइसोमर. तो ये याद रखना है ना, कब ट्रांस बोलेंगे और कब उसको सिस बोलने वाले हैं. तो दिस इज कॉल्ड सिस एंड ट्रांस आइसोमर. यानी व्हेन द टू आइडेंटिकल लिगेंड्स आर कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल आयंस फ्रॉम द सेम साइड, देन इट इज नोन एज सिस.
isomers. And if the two identical ligands are coordinated to the metal ion from the opposite side, then it is called trans isomer. और in Latin trans का मतलब ही होता है across और cis का मतलब होता है same. Now, these geometrical isomers differ in physical as well as in chemical properties, right? So these geometrical isomers are different in both physical and chemical properties. तो केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं, डिफर होते हैं. क्लियर है? Now, geometrical isomer is the most important in compound with the coordination number 4 and 6. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कहाँ होते हैं, उनके कंपाउंड में जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है. तो geometrical isomer is most important in compound with the coordination number 4 and 6. Four coordination complexes with the tetrahedral geometry do not exhibit cis and trans isomers. याद रख लेना कि जो 4 coordination number के complex होंगे NiCl4, Cl4, CN4 जो भी हैं, तो जो भी इसमें tetrahedral geometry के हैं, for example NiCl4 जो tetrahedral geometry का था, तो 4 coordinated complex with the tetrahedral geometry do not exhibit cis trans isomerism because their relative position of the ligand remains same for each other. It is exhibited by the four coordinate complexes with the square planar geometry. जैसे कि NiCl4 था, है ना, तो जिसका भी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा वो शो करेगा. कितना? 4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विद द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4, वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. अभी इसका देखते हैं कि कितना आइसोमर वो शो करेगा. तो दो चीजें यहाँ पे दिमाग में फिक्स कर लो कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो टेट्राहेड्रल, या तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, या तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर. यही तो है पॉसिबिलिटी. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो पॉसिबिलिटी है, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर है. क्लियर है? अब टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर में क्या क्या दिमाग रखना है. अगर टेट्राहेड्रल है तो वो कभी भी जीआई शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो शो नहीं करेगा. ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0 होंगे. किसके लिए? टेट्राहेड्रल के लिए. बट स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, इसके लिए वैल्यू 0 नहीं होगी. तो ये दो चीजें याद रखना है. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर टेट्राहेड्रल दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज चारों पोजीशन सेम होते हैं, और इन स्क्वायर प्लेनर दे हैविंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. देखते हैं कितने टाइप के होते हैं. सो देखो, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखना एक बार यहाँ. तो कॉम्प्लेक्स विद द जनरल फॉर्मूला, मान लो ऐसा फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ, Me2B2 वेयर बोथ A एंड B आर द मोनोडेंटेड लिगेंड है, कैन हैव सिस एंड ट्रांस आइसोमर. कैसे शो करेंगे, ध्यान से देखो. A2B2 समझ रहे हो ना, M का मतलब हो गया मेटल, A2 का मतलब हो गया एक लिगेंड, B2 का मतलब हो गया दूसरा लिगेंड, और A के दो हैं और B के भी दो हैं, टोटल 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर. तो देखो, या तो A और A सामने सामने, B सामने सामने, तो इस तरीके के स्फीयर को क्या बोलोगे, सिस आइसोमरिज्म. ए और ए जब आमने सामने आ गया तो दैट इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमरिज्म. तो दो करेंगे अगर इस टाइप के होंगे तो. मान लो कोई इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आता है Me2BC, सो कैन हैव अ सिस एंड ट्रांस आइसोमर. कैसे होंगे? तो उसका देखो, ये हो गया ए और ए एक साइड हो गए, बी और सी, तो ए और ए एक साइड हो रहे हैं ना, तो इसको हमने बोल दिया सिस, और ए और ए अपोजिट हो गए तो इसको हमने बोल दिया ट्रांस. तो दिस इज नोन एज अ सिस एंड ट्रांस. एग्जाम्पल भी देख लो आप लोग साथ ही साथ. मान लो प्लेटिनम NH3 ट्वाइस Cl2 है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, A2B2 है ना, A2 और B2. तो लगा दो NH3 को एक साथ लगा दो तो सिस हो जाएगा, NH3 को अपोजिट लगा दो तो वो ट्रांस कहलाएगा. तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं. तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो, उसी तरीके से बेटा ऑप्टिकल आइसोमर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं, आर दोस विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल, राइट, विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल ओवर द मिरर इमेज स्ट्रक्चर. मतलब नॉन सुपर इम्पॉसिबल होने चाहिए ऐसे. ठीक है, ये जो थंब है, ये थंब है, देखो ध्यान से, तो ये एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल होने चाहिए. तो ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस आर दोस विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल ओवर द मिरर इमेज स्ट्रक्चर. दूसरा, एन ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस is one which is asymmetric in nature, that is not divisible into two identical halves. Asymmetric nature के होने चाहिए. The complex which rotate the plane polarized light to left hand side उसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड रोटेट कर देगा उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी. तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी को डी से रिप्रेजेंट करेंगे और प्लस से, और लीवो रोटेटरी को एल और नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे. Thus complexes which have the same physical and chemical properties but differ in their action towards the plane polarized light are called
ऑप्टिकल आइसोमर, है ना। यानी 10 कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस विच हैव द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सेम है बट डिफर इन देयर एक्शन टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। याद रख लेना है। डी एन एल आइसोमर ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एनांशियोमर्स। तो क्या एकदम मेन पॉइंट, की पॉइंट क्या याद रखना है कि ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजिबल ओवर मिरर इमेज बनाए। दूसरा, ऑप्टिकली एक्टिव जो होते हैं वो नॉन असिमेट्रिक इन नेचर होने चाहिए, वो हाफ को डिवाइड ना कर सके। और तीसरा, द कॉम्प्लेक्स जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड में कर देगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो लेफ्ट हैंड में कर देगा उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस विच हैव द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर इन देयर एक्शन टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज लाइट, कि भाई एक लेफ्ट में कर दे रहा है एक राइट में कर दे रहा है, उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो ओनली दो 6 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता था, इन विच देयर आर चिलेटिंग बाइडेंट लिगेंड एक्सिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दिस इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होती है जिसके चलते ये लोग शो करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज एक्सपेक्टेड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप एमएबीसीडी। मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो टेट्राहेड्रल में होगा वो सिर्फ इस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें 4 के 4 लिगेंड अलग अलग हों, MABCD। ठीक है, नाउ these isomers are not isolable due to their labile nature. Now, optical isomerism is not a square planar complexes on account of the presence of axis of symmetry, नहीं होता कभी भी। Optical isomerism is very common in the octahedral complexes. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा जो हम लोगों को ध्यान रखनी है। सो दिस इज ऑल, ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पे आइसोमेरिज्म वाला पार्ट। तो किसी को कभी कुछ भी डाउट अभी तक तो यू कैन आस्क फटाफट। फिर अब नेक्स्ट क्लास से हम इसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे बिकॉज चैप्टर को ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी की क्लास में किसी को कोई भी डाउट हो तो फटाफट पूछ लो जल्दी से। हूँ, कोई डाउट नहीं है तो शुड बी एंड, क्लास को एंड कर सकते हैं, राइट। चलो, तो एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, नेमिंग वगैरह जो भी है। एंड देन फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे हम लोगों को फिर क्वेश्चंस करना है या अगले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।